नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी मॉडल पेपर 12 नंबर पर बात करेंगे, जो आप सभी के पेपर के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हम सभी जानते हैं कि हम सभी जो पढ़ रहे हैं एक क्लास में अब सब कुछ पर बात कर रहे हैं, जिसमें से हम सभी ने सबसे पहले चैप्टर वाइज चीज़ों को जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की है साथियों। और सीटेट के इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, कुछ अपने तरीके से बनाए गए हैं। आप सभी के पेपर के, चाहे सीटेट का फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे होंगे या आप सीटेट के सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे होंगे, दोस्तों दोनों बच्चों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट बनने वाला है। तो पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक देखेंगे और बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है। करो बच्चों के विकास के संबंध में करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा इसमें से कथन सही है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट है और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एक मत है। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया है। तो दोस्तों, इसमें से बताएंगे क्या आपका राइट आंसर बनेगा। अच्छा प्रश्न है। पहले प्रश्न का आंसर देने की कोशिश कीजिए साथियों। देखिए इसमें कह रहा कौन सा, देखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, सिखाया भी है, एकदम सिद्धांत उसके बताए हैं। यहाँ पर कह रहा है विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट है और उसका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं। तो आप जानते हैं एक दूसरे से संबंध है, एकदम है, क्योंकि आपने पढ़ा है अंतर संबंध का सिद्धांत, इसका मतलब गलत बनेगा। बी ऑप्शन में बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एक मत है। तो जब आप एक मत की बात नहीं होगा, क्यों कह रहा कि एक मत, तो एक मत नहीं तो बहुत सारे हैं, एक मत ऐसा कुछ नहीं, गलत। कर बच्चों का विकास को सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है, एकदम उसका जो सोशल जो एनवायरनमेंट है उससे क्या होता है, उससे बच्चा का डेवलपमेंट प्रभावित होता है। कर सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया है, ऐसी कोई बात नहीं, निर्बाध नहीं है। और यह आपका गलत बन जाएगा, क्या बनेगा, आपका गलत बन जाएगा दोस्तों। तो इसमें से बात किया जाए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन संख्या सी बनेगा। क्या दोस्त, ऑप्शन संख्या सी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करें। प्रश्न नंबर 2 की चर्चा करा कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा तरीका कह रहा है, कौन सी तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। दोस्तों के साथ दौड़ना, एक धागे में मोती फिरोना, या अगर सीढ़ियाँ चढ़ना, या खरगोश की तरह फुदकना। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 2 नंबर के लिए बताएंगे क्या आपका इसमें से राइट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या सेकंड नंबर के लिए करा कि सूक्ष्म की बात करा, सूक्ष्म गतिक कौशल की बात करा, तो मैंने आपको बताया है एक सूक्ष्म होता है एक स्थूल होता है। अच्छा, सूक्ष्म इसमें ढूंढना है कौन सा होगा। दोस्तों के साथ दौड़ना तो यह स्थूल का भाग होगा, सीढ़ियाँ चढ़ना स्थूल का भाग है, और खरगोश की तरफ फुदकना तो पूरी बॉडी का संतुलन बिगड़ रहा है इसमें, तो एक तरीके से स्थूल है। लेकिन एक धागे में मोती फिरोना यह आपका सूक्ष्म बनेगा। ऑप्शन संख्या क्या बनेगा, वह बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलेंगे, प्रश्न संख्या 3 नंबर पर बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। करा कि आपसे तीसरा प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति गुण पूर्णता अनुवांशिक है। कौन सा अनुवांशिक है, पूर्णता अनुवांशिक की बात कर रहा है। आंखों का रंग, बुद्धि, नैतिक विकास, सामाजिक कौशल। तो इसमें से जो पूर्णता अनुवांशिक की बात कर रहा है तो पूर्णता कौन सा होगा, ए ऑप्शन आपका राइट बनेगा। क्या दोस्तों, आपका जो पूर्णता क्या होगा वह आपका ए ऑप्शन में फर्स्ट, बी ऑप्शन में दे रहा सेकंड, और सी में करा फर्स्ट और सेकंड, डी में करा फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो दोस्तों इसमें से क्या राइट बनेगा, ऑप्शन संख्या ए बनेगा। अगर आपसे कहे आंखों का रंग या क्या है, अनुवांशिकता पर निर्भर करता है, बुद्धि नहीं अनुवांशिकता पर। तो पूर्णता का रहा है, पूर्णता अनुवांशिकता मतलब आपका सिर्फ उसमें अनुवांशिकता है, वातावरण का कोई योगदान नहीं है। इन समय में जो वातावरण अनुवांशिकता दोनों का योग होता है, लेकिन इसमें आपका बनेगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। तो क्या जो आंखों का रंग है वही आपका राइट बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे। 4th नंबर के लिए विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं। विद्यालय क्या करते हैं, बच्चों के नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इस अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं कि
करते हैं, विद्यालय एक सामाजिकरण की संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। तो विद्यालय किस संस्था के रूप में काम करता है, तो मैंने आपको प्राथमिक द्वितीय के अंतर्गत बताया है। विद्यालय को मैंने बताया कि किस संस्था का होगा, क्या प्राथमिक होगा, क्या संरचनात्मक होगा, या द्वितीय होगा, या विश्लेषण होगा। तो क्या इसमें से दोस्त विद्यालय मैंने बताया था द्वितीय संस्था है, सेकेंडरी जो एजेंसी पर काम करता है। तो फोर्थ नंबर का क्या दोस्त, और फोर्थ का आपका बनेगा सी ऑप्शन। तो मैंने आपको बताया था विद्यालय, परिवार के बारे में मैंने बताया था। परिवार क्या है, परिवार एक प्राथमिक है, परिवार प्राथमिक कारक पर काम करता है, प्राथमिक संस्था पर, प्राथमिक एजेंसी पर काम करता है। लेकिन वहीं पर बात किया जाए जो आपका बनेगा दोस्त, जो अगर हम बात किया जाए अगर विद्यालय की बात करेंगे तो द्वितीयक हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन सेकेंडरी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा। फिफ्थ नंबर के लिए करा कि लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अभिन्यास प्रदर्शित करता है। तो मैंने आपको बताया गुड बॉय गुड गर्ल। तो नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर्ग का था। इसमें उन्होंने 3 स्तर पर, 3 स्टेज पर उन्होंने अपने सिद्धांत दिया। हर स्टेज में 2-2 सब स्टेज लगाया। टोटल मिलाकर सब 6 जो है सब स्टेज होते हैं। और इसमें से बात की जाए जो पूर्व पारंपरिक की बात करेंगे ना, तो पूर्व पारंपरिक की जब आप चर्चा करते हैं तो इसका ये उनके द्वारा बताया गया कि 3 से 10 वर्ष। अगर पारंपरिक की बात करेंगे तो 10 से 13 वर्ष। और यह आपका परतंत्र नैतिक स्तर, या तो उनका जीन पियाजे का सहयोगी रूपी नैतिकता, या भी ये दोनों नहीं है जीन कोलबर्ग के। और आपका जो राइट आंसर बनेगा प्रारंभिक स्तर, और प्रारंभिक स्तर पर 2 तरीके से बच्चा निर्णय लेता है, गुड बॉय गुड गर्ल और कानून व्यवस्था। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें से बी ऑप्शन बन जाएगा। क्या बनेगा, फिफ्थ का बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे 6 नंबर। सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाता है। समावेशन या संतुलन या सामधारण या समायोजन या असंतुलन या असामधारण। तो दोस्तों यह जीन पियाजे का शब्द है और इसके संबंधित आप बताने का प्रयास करेंगे कि आपका राइट आंसर बनेगा। बेहतरीन प्रश्न है और इसके लिए आप सभी एक बार कमेंट करें। प्रश्न संख्या बात करेंगे, प्रश्न संख्या 6 नंबर के लिए। प्रश्न संख्या 6 नंबर की बात किया जाए, क्या इसमें से राइट होगा। देखिए सीता क्या चलाती है, साइकिल चलाने से पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीके। तो कह रहा है कि आपको लगता है स्कूटर जैसे चलता है और वैसे बात करें आपको लगता होगा कि वैसे साइकिल चलती है, तो सेम चलता है लेकिन स्पीड का अंतर होता है और इसमें और उसमें अंतर है, साइकिल और स्कूटर में अंतर है। तो अपने आप को क्या करेंगे, हम समायोजन करेंगे। आपका सी ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा, आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए, समावेशन का मतलब होता है कि आपको नई पुरानी जानकारी को महत्व देते हैं, लेकिन यहाँ पर पुरानी जानकारी को कोई महत्व नहीं है। देखिए साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीके में बदलाव करना, तो बदलाव करने की बात कर रहा है ना। तो बदलाव करना मैंने आपको बोला था कि इसमें बदलाव किया जाता, अंतर किया जाता है किसमें, इसमें मैंने आपको बताया समायोजन में मैंने बताया था अंतर होता, अंतर करना किया जाता, अंतर करना होता है। और इसमें आपको नई जानकारी को महत्व देते हैं। किस जानकारी को, इसमें मैंने आपको बताया था नई जानकारी को आप महत्व देते हैं, नई जानकारी को महत्व देते हैं। तो दोस्तों आपका जो राइट बनेगा ऑप्शन संख्या सी बनेगा। ऑप्शन संख्या क्या बनेगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आपसे नेक्स्ट प्रश्न अगर बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की, कह रहा कि किस अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होते हैं। तो इसमें से क्या बनेगा, अमूर्त संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक या पूर्व संक्रियात्मक या संवेदी गामक पेशी। तो दोस्तों आप जानते हैं अमूर्त का जो मैंने बताया था उसका एज मैंने आपको बताया था 11 से 15 वर्ष होता है। अच्छा, मूर्त की बात मैंने कहा था 7 से 11 वर्ष को मूर्त बोलते हैं। अगर पूर्व की बात करें तो इसका एज हो जाएगा 2 से 7 वर्ष। और अगर आपका संवेदी गामक तो 0 से 2 वर्ष। तो कह रहा कि इसमें जो आपसे कह रहा कि लाक्षणिक कार्य, क्या कह रहा, लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होते हैं। तो कह रहा भाषा कौशल तेजी से होता है, तो आपको पता है वह कौन सा दूसरी अवस्था बोली जाएगी, कौन सी अवस्था बोली जाएगी दोस्तों, वह आपका दूसरी अवस्था बोली जाएगी जिसे हम बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए एक मैंने आपको बताया था
भाषा विकास का, जो मैंने एक आपको बारे में इस बताया था, भाषा विकास का, भाषा विकास के लिए सेंसिटिव बोला था, संवेदनशील अवस्था, सेंसिटिव अवस्था, संवेदनशील अवस्था मैंने की बात की थी, अवस्था की बात मैंने किया था। तो मैंने बताया था दोस्तों, जो सेंसिटिव एज की बात किया वह कहा था कि बाल्यावस्था को बोला जाता है। किसको? बाल्यावस्था को। अगर आप पूर्व बाल्यावस्था, किसको? पूर्व बाल्यावस्था को मैंने बताया था, बोला था भैया पूर्व बाल्यावस्था को बोला जाता है। अच्छा, पूर्व बाल्यावस्था को बोला जाता है तो ध्यान दीजिए, पूर्व बाल्यावस्था का जो एज मैंने बताया था 2 से 6 वर्ष। तो अगर 2 से 6 वर्ष की चर्चा कर लेंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपका इसे अगर हम ध्यान रखें तो इसे मैंने बोल सकते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं, संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जा सकता है। और इसीलिए दोस्त आपका क्या बनेगा? वो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन संख्या सी। क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या सी इज द राइट ऑप्शन। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलेंगे, प्रश्न संख्या 8 की बात कर लेते हैं। करा कि किसमें एक अध्यापिका और 2-4 विद्यार्थी एक सहयोगिक गुट बनाते हैं और एक करके लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं। क्या अननोन शिक्षण कहलाता है, या पाठ कहलाता है, या खोजी अधिगम कहलाता है, या क्रमबद्ध अन्वेषण कहलाता है? तो दोस्तों प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए। प्रश्न संख्या 8 नंबर अच्छा प्रश्न है और इसके लिए बताएंगे कौन सा आपका राइट आंसर बनेगा। तो दोस्तों आपका करा है कि 2-4 विद्यार्थी सहयोगात्मक गुट बनाते हैं। तो 2-4 विद्यार्थी जब सहयोगात्मक गुट बनाएंगे तो कहीं ना कहीं अननोन क्रिया होगा कि नहीं होगा? अंतःक्रिया होगा, इनके बीच अंतःक्रिया हो रहा है। जब अंतःक्रिया हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन संख्या ए बन जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या ए बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, 9th नंबर की बात करते हैं जी। ध्यानपूर्वक देखिए, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोस्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक का सुझाव दिया? करा अनुदेशात्मक पाठ का, या साम्य धारण या संतुलन का, पुनर्बलन का, या अभिक्रमित शिक्षण का? तो अभिक्रमित शिक्षण का जो बात किया था किसने किया था दोस्तों? वह आप जानते स्किनर दिए थे। किसने? स्किनर ने दिया था। या नहीं बनेगा। पुनर्बलन की बात करें तो व्यवहारवादी कहते हैं, व्यवहारवादी मानते हैं, और व्यवहारवादियों में लेव वाइगोस्की नहीं आते हैं। लेव वाइगोस्की व्यवहारवादियों में नहीं आते हैं। अगर सामधान संतुलन की बात करेंगे तो जीन पियाजे की बात करते हैं। कौन? जीन पियाजे कहते हैं इसके माध्यम से। अच्छा, आपका जो राइट आंसर बनेगा वो अनुदेशात्मक पाठ का मतलब क्या होता है? स्कैन फोल्डिंग, जिसे बोलते हैं स्कैन फोल्डिंग बोल सकते हैं। और स्कैन फोल्डिंग के माध्यम से, स्कैन फोल्डिंग का मतलब क्या होता है? फोल्डिंग का मतलब होता है संकेत देना। क्या देना? संकेत देना, संकेत देना होता है। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन संख्या क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या ए बन जाएगा। ये ऑप्शन समझ पा रहे होंगे दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न संख्या 10 पर। करा कि प्रगतिशील शिक्षा, करा प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात हो रही है कि इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन इसमें से पूरी तरीके से राइट है? करा कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा करनी चाहिए। करा कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। करा विद्यार्थी को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। या कक्षा मुख्यतः पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए और सभी नियम शिक्षक निर्धारित होने चाहिए। तो प्रश्न संख्या 10 नंबर के लिए आप सभी एक बार कमेंट करेंगे क्या आपका राइट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 10 नंबर के लिए दोस्तों अच्छा है प्रश्न, और इसके लिए बताने का प्रयास करेंगे क्या आपका राइट आंसर बन जाएगा एकदम दोस्त। इसके लिए बताएंगे क्या आपका राइट आंसर बनेगा। इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में टपकते हैं बहुत। देखिए, कम कक्षा वाले बच्चों की कक्षा में करा उपेक्षा करनी चाहिए। तो प्रगतिशील शिक्षा ऐसा बात नहीं करता कि भाई साहब उपेक्षा करें, तो या तो आपका बात बिगड़ेगा। कम उपेक्षा की बात कुछ नहीं। करा कि कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं। भाई साहब, प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का बहुत स्थान है, क्योंकि बच्चों के हिसाब से हमें पढ़ाना है। लोकतंत्र का बहुत है, जिसे लोकतंत्र में किसे रखेंगे? बालक को। तो इस तरीके से बात किया जाए, जब तक लोकतांत्रिक क्लासरूम नहीं होगा, प्रजातांत्रिक नहीं होगा, तब तक क्लास का माहौल बाल केंद्रित शिक्षा नहीं हो सकता। तो कह रहा कोई स्थान नहीं, इसका मतलब यह भी क्या है? यह भी गलत और यह भी गलत।
आगे बात करें विद्यार्थियों की समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। एकदम ऑप्शन संख्या क्या बनेगा, सी बनेगा। और यहाँ पर क्या लिखा है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए। तो सिर्फ पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, समस्या समाधान पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन संख्या क्या बनेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 भी कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव और प्रकृति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है। भाषात्मक बुद्धि, शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक या अंतर्वैयक्तिक। तो मैंने आपको बताया था साथी, मैंने आपको बताया था जब अंतर्वैयक्तिक होगा तो मैंने बताया था खुद के बारे में, जब खुद के बारे में, जिसे आप बोलते इंट्रा, यहाँ पर इंट्रा होगा, ठीक है, यहाँ पर गलत है, ये तो नहीं बनेगा, डी ऑप्शन कट जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्या होगा, सी ऑप्शन। इंटरपर्सनल, जब दूसरों की मनोदशाओं को आप अच्छे से समझ पाते हो तो उसे बोलते इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। आपका सी ऑप्शन बनेगा। शारीरिक गति की बुद्धि तब होता है जब शरीर के चालकता, जैसे अभिनेता अभिनेत्री ये सभी आएंगे, अभिनेत्री ये सभी आएंगे, जैसे अभिनेत्री हो गए, चालक हो गए, आपके खिलाड़ी हो गए, ये सभी किसमें, ये सभी शारीरिक गति की बुद्धि पाई जाती है, ठीक है, या नहीं बनेगा। भाषा बुद्धि में, जिसमें भाषा में पकड़ हो, जैसे कवि हो गए, जैसे आपके राजनेता हो गए, ये सभी भाषा पर बहुत पकड़ होता है दोस्त। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी बनेगा। 11 नंबर का जो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर के लिए, लड़की की तरह ना रो, तुम लड़के हो, पिता के द्वारा के पुत्र को कहा गया यह वाक्य क्या दर्शाता है। जेंडर पक्षपात को, जेंडर रूढ़िवादिता को, जेंडर स्थिरता को या जेंडर समानता को दोस्त बताएंगे। इसका क्या राइट आंसर बनेगा प्रश्न संख्या 12 नंबर के लिए। प्रश्न संख्या 12 नंबर के लिए आप बताएं कि आप क्या राइट कर रहे हैं दोस्तों, एकदम बताएंगे क्या आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों लड़कों की तरह मत रो, मतलब लड़कियों की तरह मत लो, तुम लड़के हो, इस तरीके की चीजें क्या है। एक जेंडर क्या करें, जेंडर की पहचान की बात करें, जेंडर, इसमें क्या होगा, जेंडर रूढ़िवादिता होगी। क्या होगी, जेंडर रूढ़िवादिता की बात हो रहा है आपका, जेंडर की रूढ़िवादिता की बात हो रही है। आपका बी ऑप्शन आपका राइट बनेगा। क्या बनेगा, 12 का जो बनेगा वह बी ऑप्शन बनेगा, जेंडर रूढ़िवादिता। क्योंकि क्या लड़के नहीं रोते, लड़के भी रोते हैं, क्या सिर्फ लड़कियां रोती हैं, तो जेंडर रूढ़िवादिता बनेगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, इससे बोलते हैं लिंग पूर्वाग्रह से संबंधित प्रश्न था, जेंडर रूढ़िवादिता आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 12 का दोस्त, 12 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट बन जाएगा। 13 नंबर के लिए ध्यान पूर्वक देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, मतलब सतत और जो कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन के लिए, इवैल्यूएशन के लिए कौन सा इसमें से सही नहीं है। या शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों के निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। कर अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में नवीनतम प्रक्रिया है। क्या विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है। कर पारंपरिक पेपर कलम परीक्षण विद्यार्थियों की सभी विशेषताओं और क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाते हैं। बेहतरीन साथी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 13 नंबर के लिए आप सभी आंसर कीजिए। आपका क्या राइट आंसर हो रहा है एक बार आप बताएंगे। एक बार प्रश्न संख्या 13 नंबर के लिए आप बताने का प्रयास करेंगे कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों देखने का प्रयास कीजिए। करा कि या सही नहीं है, मतलब आपको ढूंढना है गलत, तो गलत इसमें कौन सा बनेगा। देखिए करा या शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है, और यही क्या है गलत होगा दोस्तों, यह है आपका गलत होगा। और गलत ही हमारा क्या है, गलत ही यही सेंटेंस हमारा सही बनेगा, क्योंकि हमसे गलती पूछ रहा था। जो गलत सेंटेंस होगा वही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है। कह रहा अध्यापन प्रक्रिया का नवीनतम तरीका है, ठीक है, जो अध्यापन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हो रहा है उसका ये क्या है, जो नवीनतम तरीका या सतत और व्यापक मूल्यांकन को अपनाया गया है, सही है। या विद्यार्थियों के अधिगम के प्रति रुचि पैदा करता है, एकदम सही दोस्त, या अधिगम के प्रति रुचि पैदा करता है, यह भी सही है, यह भी आपका सही पॉइंट। कह रहा पारंपरिक जो पेपर पेंसिल परीक्षण था
उस विद्यार्थियों के सभी विशेषताओं और क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जो पेपर पेंसिल पेपर होता है बच्चों का, वह सभी प्रकार के बच्चों का आकलन नहीं कर पाता है, सिर्फ लिखित का आकलन कर पाता है और सब हर पक्ष का आकलन नहीं कर पाता दोस्तों। इसलिए आपका जो राइट आंसर बनेगा वह ए ऑप्शन, क्योंकि हमसे पूछ रहा है गलत, जो गलत ऑप्शन संख्या ए ऑप्शन है और इसीलिए दोस्त आपका राइट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 14 नंबर को देखेंगे। करा कि कथन आपके सामने है। करा एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को समझना चाहिए। ठीक है, अध्यापक को समझना अवश्य चाहिए कि इस क्लास का जो सांस्कृतिक, जो कल्चरल, साथ ही साथ जो सामाजिक, जो सोशल, जो ये सारी जो रिलीजियस, जो ये सभी उसकी भाषाई विविधता है, इसे समझना जरूरी है। कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह में गठित करते हैं। क्या यह राइट होगा दोस्त? क्या आपका तर्क सही है? अच्छा, ऑप्शन में करा है सही विकल्प चुनने के लिए। ए और आर दोनों सही है और आर व्याख्या करता है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही। ए सही है लेकिन आर गलत है और ए और आर दोनों गलत है। तो इसके लिए बताएंगे क्या बनेगा प्रश्न संख्या 14 नंबर के लिए। प्रश्न संख्या 14 नंबर के लिए दोस्त एक बार आप सभी कमेंट करेंगे क्या आपका राइट आंसर बनेगा। तो दोस्तों, या तो आपका कथन पूरी तरीके से क्या है, करेक्ट है, कथन पूरी तरीके से करेक्ट मैंने आपको समझा ही दिया है, या कथन पूरी तरीके से राइट है। लेकिन कह रहा है कि एक समरूप समूह गठित करते हैं कक्षा में, तो ऐसा कुछ नहीं, समरूप गठित नहीं की जाती है। अलग अलग विविधता है, सभी संस्कृतियों का सम्मान किया जा रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ए सही है। ये क्या है? ए सही है, लेकिन आर जो है गलत है। ऑप्शन संख्या सी बनेगा। क्या दोस्त? ऑप्शन संख्या आपका सी बन जाएगा। देखिए, क्वेश्चन को बेहतरीन प्रश्न है और ऐसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे हम चलेंगे, 15 नंबर की चर्चा कर लेते हैं। 15 नंबर को ध्यानपूर्वक देखें। 15 नंबर के लिए बताएंगे क्या इसमें से राइट आंसर। करा कि विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका बैनी आह पीला लाह रंगों के क्रम को स्मरण करने हेतु तो इस्तेमाल की गई यह योजना क्या कहलाएगी? क्या मतलब एक ट्रिक अपना रही है। करे बैगनी, नीला, आसमानी, हैं, फिर हरा, पीला, नीला और लाल, इस तरीके से पढ़ा रही। जो आपके इंद्रधनुष में कलर होते हैं, उसमें जो विग्योर हैं आप सुने होंगे, उसी को रटाने समझाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, बात कर रहे हैं तो इसमें से क्या बनेगा। यह योजना क्या कहलाती है? क्या साधन साक्ष्य विश्लेषण कहलाती है? साधन साक्ष्य विश्लेषण की नहीं, एनालिसिस नहीं कर रही, सीधा रट्टा मारा रही है। स्मरणो उपकारी एकदम राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। वितरित अभ्यास कुछ नहीं वितरित कर रही है। लक्ष्य निर्देशित योजना यह भी नहीं बनेगा। ऑप्शन संख्या क्या बनेगा? 15 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो वह रट्टा मारवा रही है। ठीक है, कह रही कि बैनी आह पीला ला, ऐसी कुछ ट्रिक बना रही है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न करा निम्नलिखित का सही मिलान, मतलब किस युग्म का सही मिलान सही है? किस युग्म का सही मिलान सही है? सृजनात्मकता, अभिसारी, तो जानते हैं अभिसारी नहीं होता, सीधा सृजनात्मकता अपसारी होता है। तो या तो गलत बन जाएगा, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। बी ऑप्शन में करा लेखन वैकल्प पढ़ने में कठिनाई। तो भाई साहब, लेखन वैकल्प में पढ़ने की कैसे कठिनाई होगी? करा कि बौद्धिक स्तर एक स्थायी व्यक्तित्व वाला लक्षण। करा समावेश कर विशिष्ट विद्यालयों में असमर्थ अधिगमकर्ताओं की शिक्षा। तो बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर बनेगा। प्रश्न अच्छा है और इसके लिए दोस्त बताएंगे क्या आपका राइट आंसर हो सकता है। कह रहा है इसमें से ध्यान दीजिए, पढ़ने में कठिनाई, तो लेखन वैकल्य कह रहा है ना, लेखन वैकल्य यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर रीडिंग होगा। क्या होगा? लेखन वैकल्य है तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लेखन नहीं होगा, पठन वैकल्य होगा विषय। तो कर पठन लेखन वैकल्य के लिए कौन सा सही है? पढ़ने, करा कि लेखन वैकल्य पढ़ने में कठिनाई, तो लेखन के लिए पढ़ने में कठिनाई होता है क्या? लेखन वैकल्य में पढ़ने में कठिनाई नहीं होता है, लिखने में कठिनाई होता है। और इसीलिए दोस्तों यही आपका क्या है, यहाँ पर आपका पठन लिख होगा। क्या होगा? पठन होना चाहिए, पठन वोकल, और इसी से संबंधित विषय पढ़ने में कठिनाई। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा क्या बनेगा? बी ऑप्शन। बौद्धिक स्तर एक स्थायी व्यक्तित्व अभिलक्षण, स्थायी नहीं है दोस्तों। करा कि यहाँ समावेश, करा कि विशिष्ट विद्यालयों
में असमर्थ अधिगमकर्ताओं की शिक्षा। सिर्फ विशिष्ट विद्यालयों में असमर्थ बच्चों का जो पढ़ाने की बात की करता है समावेश। समावेश का मतलब होता है सामान्य और विशिष्ट दोनों जो है बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की जाती है और एक ही विद्यालय में। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या हमारा बी बन जाएगा। ऑप्शन संख्या आपका बी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ स्थायी नहीं अस्थायी हो सकता है, यहाँ पर देखेंगे अस्थायी यहाँ पर होगा। क्या होगा दोस्तों? अस्थायी होना चाहिए। तो आपका जो करेक्ट बनेगा ऑप्शन संख्या बी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 16 का क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या बी राइट आंसर होगा। 17 नंबर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अधिगम निःशक्तता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है? कर जो अधिगम निःशक्तता वाले बच्चे हैं उन बच्चों के लिए समावेशन के सफल क्रियान्वयन हेतु क्या प्रभावशाली होगा, क्या इफेक्टिव होगा? कर विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविध साधनों का प्रयोग या विद्यार्थी का आवश्यकता के अनुसार वैयक्तिक शैक्षिक योजना को सम्मत करना, प्रक्रिया उन्मुख अधिगम में बजाय उत्पादन उन्मुख को बढ़ावा देना, सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान मानक निर्धारित करना और कक्षा में विविधता को अनदेखी करना। तो कौन सा करा है इसमें से, कौन सा इसमें से प्रभावशाली होगा? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, करा फर्स्ट और थर्ड या फिर आपका फर्स्ट सेकेंड या आपका फर्स्ट सेकेंड फोर्थ। तो क्या आपको लगता है कि इसमें से राइट आंसर हो सकता है दोस्तों? बेहतरीन प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, और इसमें जो है थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करना है। क्या लगाने की कोशिश करना है? विषय वस्तु को प्रस्तुति के लिए बहुविध साधनों का, ठीक है, जब विषय वस्तु को आप प्रस्तुत कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, तो क्या करें? बहुत तरीके से उसे मल्टी मीन्स, देख रहे हैं ना, बहुविध साधनों के साथ क्या करें? प्रयोग करने की कोशिश करें। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह प्रभावी आपका बनेगा। कर विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार वैयक्तिक शैक्षिक योजना को सम्मत करना, ठीक है। तो क्या करेंगे? शैक्षिक जो योजनाएं हैं वह व्यक्ति भिन्नता के अनुसार चीज़ों को व्यवस्थित करना, एकदम ठीक है। अच्छे करा यहाँ पर करा कि प्रक्रिया उन्मुख के बजाय करा उत्पादन उन्मुख, मतलब सिर्फ आप प्रक्रिया सही तरीके से काम नहीं कर रहे हो, बस आपको लक्ष्य दिख रहा है, आप प्रोसेस नहीं देख रहे हो कि भाई हम किस हिसाब से काम कर रहे हैं, गलत तरीके से काम कर रहे हैं, तो यह भी नहीं बनेगा और फोर्थ भी नहीं बनेगा। थर्ड और फोर्थ आपका गलत होगा, फर्स्ट सेकंड सही है, इसीलिए दोस्त आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर, करा आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है, अपने विचारों को प्रस्तुत करने में क्या कर रहा है? मुश्किल महसूस करता है और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्यधारा रूपी भाषा उसके स्थानीय कस्बे की बोली में फेरबदल करता रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको क्या करना है? करा भाषा के शुद्ध एकल स्वरूपी इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना, या फिर करें विद्यार्थी को विशेष शिक्षा वाले विद्यालय में भेजने के लिए प्रस्ताव रखना, अनुक्रमित रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करना, या भाषा को मिश्रित करने पर फटकारना चाहिए। तो दोस्तों बेहतरीन प्रश्न है और इसके लिए बताएं प्रश्न संख्या 18 नंबर के लिए क्या आपका राइट आंसर बनेगा? प्रश्न संख्या 18 नंबर के लिए क्या राइट ऑप्शन बनेगा? तो देखिए यहाँ पर करा कि एकल स्वरूपी, भाषा के शुद्ध एकल स्वरूपी इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो भाई साहब यहाँ पर कह रहा है एक शुद्ध और एकल स्वरूपी की बात कर रहा है ना, तो एकल स्वरूपी नहीं हो सकता भाई, भाषा विविधता होना चाहिए। भाषा में जितना बहुभाषिकता रहेगा उतना संसाधन का काम करेगा और बच्चे के दिमाग को बढ़ाएगा, तो एकल की बात नहीं होगी। विद्यार्थियों को विशेष शिक्षा वाले विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव, तो ऐसा कुछ नहीं, विशेष विद्यालय में नहीं भेजा जाएगा, कोई विशेष शिक्षा देने की बात नहीं होगी। यहाँ देखिए आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी विचारों को व्यक्त करने के लिए मुश्किल महसूस करता है और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित जो मुख्य धारा रूपी भाषा है वह क्या करता है? उसी में हेर फेर कर रहा है, गांव की भाषा भी लगा रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो बात बी भी नहीं बनेगा, बी ऑप्शन भी नहीं इसमें बनेगा। सी बी की बात करें, अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए, एकदम सही है आपका सी ऑप्शन आपका राइट होगा। या फटकारना भी अपने आप से नेगेटिव हो जाएगा और सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर प्रश्न संख्या 18 का। 19 नंबर को ध्यानपूर्वक देखेंगे, 19 नंबर को ध्यानपूर्वक दोस्त, 19 नंबर की बात करते हैं, 19 नंबर प्रश्न को, और बात करते हैं क्या इसमें से राइट होगा।
19 नंबर की बात कर लेते हैं। हाँ, 19 नंबर के लिए करें, एक समावेशी कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले छात्र को अपेक्षा की जाती है कि सभी के लिए उपयोग होने वाले साधारण पाठ्यक्रम को वे अपने अनुकूल बनाएं। मतलब विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मुख्यधारा शिक्षा के बाहर उनके विशेष रूप से तैयार की गई सामग्री द्वारा पढ़ाया जाता है। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की शिक्षा का प्रयोजन एक विशेष शिक्षक के साथ एक अलग कक्ष में किया जाता है। यह विशेष आवश्यकता वाले छात्र को मुख्य प्रभाव शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को, और भी लिखा है, अवरोधों को दूर किया जाता है, ऐसा कुछ होगा। तो जो देखेंगे समावेशी का मतलब मैंने आपको बताया था, सामान्य और विशिष्ट एक साथ बैठेंगे। किसी बच्चे की जो है आपको भेदभाव करने की कोई जरूरत नहीं। आपको क्या करना है, आप टीचर के रूप में बच्चे का भेदभाव ऐसा कुछ करना नहीं है। तो दोस्तों इसमें से क्या राइट आंसर बनेगा, ऐसा आपसे पूछ रहा है कि क्या इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपका बन सकता है। देखिएगा करेक्ट ऑप्शन की अगर हम चर्चा करें तो अगर आप विशेष आवश्यकता वाले छात्र को अपेक्षा की जाती है, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की अपेक्षा करने की कोई बात नहीं, अपेक्षा की जाती है, ऐसा कुछ गलत बनेगा। ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। ये ऑप्शन की बात गलत होगी, कह रहे कि विशेष आवश्यकता वाले छात्र को अपेक्षा की जाती है कि जो साधारण पाठ्यक्रम के अनुकूल बनाए। तो ऐसा कुछ नहीं, जबरदस्ती आप काम नहीं करेंगे। समावेशी का मतलब यह नहीं होता है। या कह विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों को मुख्यधारा शिक्षा से बाहर नहीं पढ़ाया जाएगा भाई साहब, उन्हीं के साथ में पढ़ाया जाएगा। तो बाहर भी मामला खराब होगा। करा कि विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को करा कि एक विशेष शिक्षक द्वारा, तो एक कोई विशेष शिक्षक उसके लिए नहीं आएगा, वही शिक्षक पढ़ाएंगे। तो राइट आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन। करा कि विशेष जो आवश्यकता वाले छात्र हैं उन्हें भी मुख्य धारा से पढ़ाया जाएगा, जैसा सबको पढ़ाया जा रहा है वैसा उस विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी पढ़ाया जाएगा। और राइट आंसर हमारा 19 का डी ऑप्शन बनेगा, 19 का आपका डी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा, 20 नंबर के लिए। करा कि एक समावेशी कक्षा में करा है, कक्षा में पढ़ने वाले छात्र सौरभ निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाता है। तो करा एक समावेशी जो कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा है, कौन, सौरभ, वह क्या क्या विशेषताएं दर्शाता है। ठीक है, तो करा कि बार बार, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा टाइप हुआ क्या, एकदम कृपया कर बार बार आंख टपक। देखिए ये ऑप्शन मिल गया, पुस्तक को पढ़ते समय या तो स्वयं से बहुत नजदीक या बहुत दूर पकड़ता है। ठीक है, या अगर बार बार आंख झपकाता है और एक आंख बंद करता है, या उसकी आंखों में लालिमा होती हैं, या चाक बोर्ड पर लिखी गई विषय वस्तु गलत पढ़ता है। ये तो 3 ऑप्शन हो गए। अरे ये विशेषता निम्नलिखित में से किस परिस्थिति की ओर संकेत करती है? क्या वह प्रश्नस्थित घात है, बच्चे को दृष्टिबाधिता है, या पठन वैकल्य है? और डी ऑप्शन भी इसमें है, डी ऑप्शन इसमें करा है, डी ऑप्शन में करा दोस्तों प्रश्न संख्या 20 नंबर है। और 20 नंबर की जब चर्चा करेंगे तो इसमें करा है कि उच्चारण वैकल्य। क्या करा है, उच्चारण वैकल्य। एक ऑप्शन है डी उच्चारण वैकल्य, उच्चारण वैकल्य। तो उसे क्या दिक्कत है, ऐसा आपसे पूछ रहा है, उच्चारण वैकल्य। अच्छा, इसमें से क्या बच्चे को दिक्कत है, कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा? बहुत दूर और बहुत क्या कर रहा है, बहुत स्वयं के बहुत नज़दीक या बहुत दूर पकड़ता है। ठीक है, पढ़ते समय पुस्तक को बहुत नज़दीक और बहुत दूर ऐसा कर रहा है। साथ ही साथ बार बार आँख झपका रहा है, झपका भी रहा है, और लालिमा है उसकी आंखों में। ठीक है, वह चाक बोर्ड पर लिखी विषय वस्तु को गलत पढ़ता है, मतलब उसे जो आप बोर्ड पर लिखा गया है उसको हम साफ तरीके से नहीं बच्चा पढ़ पा रहा है। तो बच्चे को है क्या, बच्चे को भाई साहब हुआ है दृष्टिबाधिता है। क्या है, उसे दृष्टिबाधिता है, उसे दोस्तों वह उसे है दृष्टिबाधिता। बी ऑप्शन आपका राइट बनेगा। क्या बनेगा, उसे दृष्टिबाधिता, क्योंकि जब आंख लाल हुआ है, मिचला रहा है, बाल बार घुमा रहा है आंखों को, मतलब हाथों से, और कहीं ना कहीं चाक जो लिखी गई बोर्ड पर उसे भी सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहा है, और कहीं ना कहीं कह रहा है कि मतलब किताब कापी को एकदम नज़दीक दूर ऐसा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं दृष्टिबाधिता है। और राइट ऑप्शन हमारा वही बनेगा जो विजुअल उससे बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलेंगे। 21 नंबर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से है, एनईपी से संबंधित प्रश्न है। करा कि कौन सा क्या प्रावधान नहीं सुझाया, मतलब इसमें से एक जो है एनईपी के खिलाफ ऑप्शन है, वही हमें ढूंढना है।
करा कि प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने की बजाय संप्रत्यय समझ पर बल देना चाहिए। करा सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नवाचारिता के प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। करा बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड को इस्तेमाल करना चाहिए। तो एनईपी 2020 में किसको नहीं सुझाया गया? बहुत सरल प्रश्न है, बस देखने में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा सजीद थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, लेकिन इसमें कुछ है नहीं, इस प्रश्न में कुछ है नहीं। देखिए दोस्तों, जैसे ध्यान देंगे प्रश्न पर हम बात कर लेते हैं। करा कि यहाँ ध्यान दीजिए, करा कि प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना एनईपी का रोल है। एनईपी कहता है जो बच्चे में विशिष्टता है, जो बच्चे में स्पेसिफिक चीज़ें हैं उसके पहचान करना है और उसको हम आगे सपोर्ट करना है, बच्चे को आगे प्रोग्रेस करना है। रट्टा मारने के अलावा कर रहा है, रट्टा मारने को छोड़ करके संप्रत्यात्मक समझ पर जोर देने की बात कर रहा है। तो सही है कॉन्सेप्चुअल, तो फर्स्ट भी सही है, बी भी सही है, लेकिन हमसे पूछ रहा है गलत है। अच्छा, सृजनात्मकता के कर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और साथ साथ कह रहा है विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। तो आप कह रहे हैं सही बात है, ऐसा करना चाहिए, लेकिन यहाँ कह रहा है दंड, इनाम और दंड की बात या एनईपी नहीं करता है। और इसीलिए दोस्तों आपका जो राइट आंसर बनेगा वह डी ऑप्शन। इसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं था प्रश्न में, बस इसको ध्यानपूर्वक आपको देखना था। और आपका 21 का जो बनेगा वह 21 का राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर को ध्यानपूर्वक देखिए। कि विद्यालयों में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो कैसा हो? करा कि अमूर्त, मूर्त, स्थानिक, वैश्विक हो या फिर की तरफ बढ़े, मतलब निम्न से उच्च की तरफ चलना है। कह मूर्त, अमूर्त, वैश्विक, स्थानिक हो, या मूर्त, अमूर्त, स्थानिक या वैश्विक हो, या अमूर्त, मूर्त, वैश्विक, स्थानिक हो। तो प्रश्न संख्या 22 इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ध्यानपूर्वक यहाँ पे देखिए। सबसे पहले जो कैसा हो, मूर्त हो। सबसे पहले तो मूर्त, फिर अमूर्त की बात करेंगे। मूर्त हो फिर अमूर्त की बात करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद स्थानिक हो, स्थानीय हो, और इसके बाद क्या हो, उसके बाद हो वैश्विक हो, ग्लोबल हो। ऐसी की तरफ हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा? सी ऑप्शन। देखिए समझिए दोस्तों, तो हमने सुना है, आपने भी सुना होगा, बच्चे को पढ़ाएं तो पहले हम मूर्त तरीके से पढ़ाएं, फिर अमूर्त की तरफ ले जाएं, फिर उसको स्थानीय की तरफ से जोड़ दें, फिर इसके बाद वैश्विक तरफ ले जाएं, और इसी तरीके से आपका सी ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर के लिए करा कि एक अध्यापिका पठन शुरू करने के लिए अपने विद्यार्थियों को कलम, चीता, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया में अधिगम का कौन सा सिद्धांत निहित है? करा क्रिया प्रसून अनुबंधन का, या शास्त्रीय अनुकूलन का, या फिर न्यूनतावाद का, या संरचनावाद का? तो दोस्तों इसमें से क्या राइट आंसर होगा? बेहतरीन प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23 नंबर के लिए। और कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको लगता है? तो करा कि अर्थपूर्ण शब्दों की पहचान करने के लिए, जैसे कि अर्थपूर्ण शब्द आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं वह किधर की तरफ ले जाएगा, वह संरचनावाद की तरफ ले जाएगा। और मैंने आपको बहुत बार बताया है, संरचनावाद जो संरचनात्मक उपागम है वह इस तरीके की बात करता है कि बच्चों को अर्थपूर्ण शब्दों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और ऐसा बात आपका क्या बनेगा? आपका बनेगा डी ऑप्शन। अच्छा, हम जानते हैं क्रिया प्रसूत अनुकूलन की सिद्धांत की बात करें तो किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। किसने दिया था? स्किनर महोदय। और एक शास्त्री की बात करेंगे तो पावलोव ने दिया था। तो या तो आपका नहीं बनेगा या तो आपको नहीं बनेगा, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? आपका डी ऑप्शन तो बनेगा ना। आपका डी ऑप्शन आपका पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे। करा कि 24 नंबर के लिए करा बच्चों की चिंतन में संप्रत्यात्मक बदलाव किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जा सकता है? मतलब जो हम कॉन्सेप्चुअल बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं वह किस प्रकार से हम प्रोत्साहित करके, दंड का प्रयोग करके, तो दंड का प्रयोग करके कभी नहीं किया जा सकता, गलत बनेगा। बी ऑप्शन में करा बहुत या विभिन्न उदाहरण देकर और बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहा करके एकदम करा है। आपका ऑप्शन संख्या बी बनेगा। सी में करा बच्चों को सही संप्रत्यय का रट्टा मारने के लिए, तो रट्टा अपने आप में क्या है? निगेटिव है। और बारंबार जो करा कि बार वेधन और अभ्यास की बात किया जाए तो अपने आप से निगेटिव होगा दोस्त। तो 24 नंबर के लिए जो बनेगा
24 नंबर के लिए साथी वह आपका क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या बी बन जाएगा। ऑप्शन संख्या बी आपका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख लीजिए, इसी तरीके के प्रश्न आपके पेपर में टपकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर के लिए, मतलब आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी, आपकी क्लास का एक विद्यार्थी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के बारे में साशंकित और चिंतित रहता है और अध्यापिका के तौर पर आपको क्या लगता है कि उच्च स्तर के शैक्षिक आशंका लोगों को अप्रेरित और जिम्मेदार रखती है, या फिर रखती हैं और एक साधारण और समृद्ध जीवन के लिए मदद करती हैं। बी ऑप्शन में विद्यार्थी की बढ़ी हुई शंका बेचैनी से भावात्मक डर पैदा होता है और विद्यार्थी की एकाग्रता शक्ति स्मृति क्षमता को प्रभावित करता है। करा कि ए सही है, ए गलत है, लेकिन बी सही है। करा ए और दोनों गलत हैं। करा ए सही है लेकिन बी गलत है। करा कि ए और दोनों गलत हैं। तो क्वेश्चन तो वही चीजें, बात तो लिखी गई दोस्त, घुमा फिरा के तो वही चीजें लिख दी गई है। करा कि यहाँ पर करा कि करा ए सही है, तो बात तो उसी में जो ऑप्शन संख्या जी नहीं, बात अलग अलग है। तो कौन सा इसमें से बनेगा 25 नंबर के लिए? बेहतरीन प्रश्न है, अच्छा है प्रश्न, अच्छा है, इसके लिए बताएं, बहुत अच्छा प्रश्न है और इसके लिए आप सभी कमेंट करने का प्रयास करेंगे कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन बनेगा। तो देखिए करा कि जो उच्च शैक्षणिक आशंका लोगों को अप्रेरित और जिम्मेदार रखती है, करा कि एक साधारण और समृद्ध जीवन के लिए मदद करती हैं। करा कि भाई साहब वह क्या करती हैं, एक साधारण और समृद्ध जीवन के लिए, तो आशंका को प्रेरित करती हैं। उच्च स्तर की जो शैक्षणिक आशंकाएं हैं वह बच्चे को क्या अप्रेरित करेंगी, अप्रेरित नहीं करेंगी। आपका ये जो है गलत है दोस्त। बी में करा बढ़ती हुई, विद्यार्थी की जो बढ़ती हुई शंका है, जो शंका संशय या बेचैनी से जो भावात्मक डर पैदा होता है, और सही है, जब बच्चों में बेचैनी होगी तो भावात्मक डर पैदा होगा और विद्यार्थी एकाग्रता शक्ति और स्मृति क्षमता को प्रभावित करता है, इफेक्ट डालता है। इसलिए दोस्त आपका क्या बनेगा, वह ए ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या हमारा ए बन जाएगा। ए गलत है और बी जो है सही है। ए गलत है और बी ऑप्शन संख्या आपका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे 26 नंबर के लिए। 26 नंबर की बात करते हैं, क्या इसमें से राइट आंसर बनेगा। 26 नंबर को ध्यानपूर्वक देखिए। कह कि अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े बच्चे प्रथम पीढ़ी विद्यालयगामी लड़कियों और दिव्यांग बालक शिक्षा की पहुंच के संदर्भ में क्या स्तर पर है। कह रहा प्रतिकूल स्तर पर है या अनुकूल स्तर पर है, सामान्य स्तर पर है या प्राधिकृत स्तर पर है। तो किस स्तर पर है दोस्तों, आपका क्या इसमें से राइट आंसर बनेगा। कह रहा है कि भाई साहब जो अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े बच्चे प्रथम पीढ़ी विद्यालयगामी लड़कियों और दिव्यांग बालक शिक्षा की पहुंच के संदर्भ में किस स्तर पर हैं, तो प्रतिकूल स्तर पर हैं। आपका जो राइट आंसर बनेगा वह ऑप्शन संख्या क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या आपका ए बनेगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन संख्या आपका ए बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलेंगे। 27 नंबर को ध्यानपूर्वक देखिए, कौन सा इसमें से राइट होगा। 27 नंबर प्रश्न, 27 नंबर के लिए कह रहा कि दावा आपके सामने है। कह रहा विद्यालय में दावा आपके सामने, कह रहा विद्यालय में अधिगम बच्चों के सामाजिक संदर्भ को कह रहा कि निर्लिप्त करता है, निर्लिप्त होना चाहिए। या फिर कह रहा विद्यालय में प्रवेश से पहले ही छात्रों के पास सुपरिभाषित शब्द भंडार और प्रत्ययों की समझ होती है। कह दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त का चुनाव कीजिए। कह ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता है एक ही। कह ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या नहीं करता एक ही। कह ए सही है लेकिन आर गलत है और ए और आर दोनों गलत है। 27 नंबर के लिए साथी बताएंगे क्या आपका राइट आंसर बनेगा। राइट आंसर क्या बनेगा, बेहतरीन प्रश्न है, क्या आपका राइट आंसर हो सकता है। देखिए विद्यालय में अधिगम बच्चों के कह कि बच्चों के सामाजिक संदर्भ में निर्लिप्त होना चाहिए। ठीक है, अधिगम जो है उसके सामाजिक संदर्भ से निर्लिप्त होना चाहिए, उससे एकदम क्या होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए, उससे क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता की तरफ की बात कर रहा है। ठीक है, तो करा कि विद्यालय में प्रवेश से पहले छात्रों के पास सुपरिभाषित शब्द भंडार और प्रत्ययों की समझ होती है। ठीक है, सही बात है।
तो समझ होती है, तो कहीं ना कहीं आपका क्या बनेगा, इससे क्या होता है आपका प्रवेश से पहले बच्चों के पास सुपरिभाषित शब्द भंडार और प्रत्ययों की समझ होती है। ठीक है, आपका दावा भी सही है और राइट आंसर क्या बनेगा आपका ए ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा, ए ऑप्शन आपका राइट है। 27 का आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर के लिए ध्यान दीजिए। करा कि एक छात्रा या मानती है कि वह परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी। मतलब कोई छात्रा है, उसे लगता है कि वह परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी, वह अपने प्रदर्शन को कभी सुधार नहीं सकती है। सामर्थ्य के संदर्भ में छात्रा का यह विश्वास उसके अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करेगा। छात्रा के अवप्रेरण में वृद्धि करेगा या छात्रा के अवप्रेरण में किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता है। छात्रा के कार्य छोड़ने की अनुभूति का एहसास दिलाता है और उसे अधिगम असहायतापन की ओर ढकेलता है या छात्र को कार्य तनाव मुक्त होने में सहायक होता है। 28 नंबर के लिए साथी बताएं आपका क्या राइट होगा। 28 नंबर प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है और इसके लिए बताएंगे क्या आपका राइट आंसर होना चाहिए। 28 नंबर प्रश्न और इसके लिए बताएंगे क्या आपका राइट आंसर होगा। देखिए, करा कि छात्रा के अवप्रेरण में वृद्धि करेगा, क्या एकदम कभी नहीं करेगा। अरे एक परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी, उसे लगता है वह प्रदर्शन को कभी सुधार नहीं कर सकती है। तो कहीं ना कहीं वह प्रेरित कैसे होगा, कैसे मोटिवेट होगा, जब उसका कभी सफल नहीं हो पा रही है तो ऐसी बात हो रही नहीं हो पाएगी तो प्रेरित कैसे होगी, एकदम नहीं। छात्रा के अवप्रेरण पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता है, फिर जरूर डालेगा। छात्रा के कार्य छोड़ने की अनुभूति का एहसास जो दिलाता है और अधिगम में असहायपन की ओर ढकेलता है। ठीक है, और इसी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। क्या ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन आपका सही बनेगा। छात्रा को कार्य तनाव मुक्त होने में सहायक होता है। तो भाई साहब वह तो जो सफल नहीं हो पाएगी तो या तो निगेटिविटी की तरफ भागेगा। आपका 28 का जो करेक्ट होगा वह 28 का सी ऑप्शन ही होगा। 28 का सी ऑप्शन ही बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर के लिए, 29 नंबर को ध्यानपूर्वक देखिए। 29 नंबर के लिए साथी बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थी को सीखने के लिए निरंतर अवप्रेरित रखने में सबसे ज़्यादा मदद करेगी। सबसे ज़्यादा मदद कौन सी करेगी। विद्यार्थी में योग्यता के समृद्धिक धारणा विकसित करना, इनामों का निरंतर वितरण और छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना। अच्छा, प्रतिस्पर्धा की भावना होगा तो क्या बढ़ेगा इससे। मैंने आपको बताया कंपटीशन के अपने आप में गलत है और यह चीज़ें आपका नहीं बन सकता। बी ऑप्शन। असफलता को अनियंत्रित कारकों में प्रतिपादित करता है। भाई असफलता को क्या गलत है साथी। विद्यार्थियों में प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य को बढ़ावा देता है। तो प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य क्या कभी बढ़ावा देगा। आप प्रक्रिया को जोड़ दीजिए। आप निरंतर अवप्रेरित रखने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा, विद्यार्थी की योग्यता के समृद्धि धारा को विकसित करना, और इसी से बच्चे में लगातार जो सबसे ज़्यादा मदद करेगा बच्चे को मोटिवेट रखने के लिए। ऑप्शन संख्या ए क्या करेगा, ऑप्शन संख्या ए। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, आपको लग रहा होगा कि 29 का क्या बन सकता है। दोस्तों देखिए, मैंने आपको जो सारी चीज़ें बताई है, कीवर्ड बताई है काटने छांटने के लिए, उसमें आप समझ पा रहे होंगे प्रतिस्पर्धा अपने आप से गलत है। असफलता को अनियंत्रित कारकों को प्रतिपादित करता है, प्रतिपादित करना, ये सभी क्या है, क्या लगातार मदद करेगा बच्चे को आगे बढ़ने के लिए। नहीं, ना सी बनेगा ना डी बनेगा, ऑप्शन संख्या ए बनेगा। आज का अंतिम प्रश्न ध्यानपूर्वक देखिए। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां क्या दर्शाती हैं। क्या निम्न बुद्धि वाला बच्चा कहलाता है या बच्चा कम क्षमता वाला कहलाता है, कि उनकी प्रजनन की क्षमता को दर्शाता है, या बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो है उसको से गुणात्मक रूप से अलग है उसको दर्शाता है। तो दोस्तों 30 नंबर के लिए बताएंगे क्या आपका राइट आंसर बनेगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, बच्चों की जो चिंतन है प्रक्रिया जो है उसको से गुणात्मक रूप से अलग है, वही चीज़ें दर्शाता। ऑप्शन संख्या हमारा डी बन जाएगा। इस तरीके से दोस्त आप सभी के सामने हम सभी ने 30 प्रश्नों का श्रृंखला रखने का प्रयास किया है। आप सभी ने समझा होगा, सीखा होगा, और इसी प्रकार के प्रश्न आप सभी के पेपर में हमेशा से पूछे जाते हैं। और हर प्रश्न को ध्यानपूर्वक, क्योंकि मॉक टेस्ट है, एक तरीके से मॉडल पेपर आपको दिया जा रहा है, हर प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखते हुए चीज़ों को एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। आप सभी पढ़ते रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। अगली क्लास में मिलेंगे किसी नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।